Welcome to my channel, Class 10th students. Good evening to everyone. So, this is the fourth part of my Class 10th IT sample paper series. तो पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 इसके एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये हाइपरलिंक टॉपिक से लिया गया है। हमने दो तरह के हाइपरलिंक्स पढ़े थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यहाँ मिक्स्ड और रेफरेंस की बात हो ही नहीं रही है, ये तो इन दोनों ऑप्शंस को हम बिल्कुल रूल आउट कर देंगे। अब इसमें हमें बात करनी है ए और बी में। अब इसमें क्या लिखा है, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। अब देखिए, दो तरह के हाइपरलिंक्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये तो हमें पता ही है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होगा, जो स्टार्टिंग से मतलब आपके रूट ड्राइव से लेकर एड्रेस को स्टोर करे। जैसे सी ड्राइव के अंदर अगर मेरे पास कोई फोल्डर है और उस फोल्डर का नाम है स्कूल और उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास, लेट्स से doc1.pdf। तो अब इसका लिंक कहाँ से है, बिल्कुल आपके रूट ड्राइव से है, राइट। लेकिन तो ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट। लेकिन उसी जगह पे अगर हम रिलेटिव की बात करेंगे तो रिलेटिव फिर ऐसा हो जाएगा, doc1.pdf। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, एक आपके पास सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है स्कूल। अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट तो पीडीएफ है और दूसरा हमारा कैल्क का ही एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है जिसको हम शीट 1 बोल देते हैं, ठीक है, .ods, राइट। अब हमने क्या किया है, शीट 1 से ही एक हाइपरलिंक बनाया है जो इस पीडीएफ को ओपन करेगा। तो अब बात ये आती है कि अगर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है तो शीट 1 में कौन सा लिंक सेव होगा, सी स्कूल doc1.pdf, राइट, ये है doc1। और अगर रिलेटिव हाइपरलिंक होता है तो सिर्फ ये सेव होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपके डॉक्यूमेंट्स, ये पीडीएफ और ये स्प्रेडशीट, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल नाम के फोल्डर के अंदर हैं। तो इसीलिए एज फार एज हम जब तक इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमने इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो इस, और हम रिलेटिव एड्रेसिंग अगर यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव लिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि सिर्फ इतना उसका पाथ सेव होता है। तो शीट 1 में जो पाथ उसका सेव है वो इतना ही है। मतलब इसी फोल्डर के अंदर एक और डॉक्यूमेंट है doc1.pdf, तो बस उसी से हम लिंक हो जाए। अब यह है कि अगर इस पूरे फोल्डर को, स्कूल नाम के फोल्डर को हम सी ड्राइव से हटा के डी ड्राइव में भेज देते हैं, तो भी ये लिंक आपका काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल सेव हुआ है, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो आपकी रूट डायरेक्टरी है उसके कंपैरिजन, मतलब उसके रिस्पेक्ट में सेव नहीं हुई है। तो दैट इज द रीजन वाई इसमें आंसर आपका क्या होगा, रिलेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन मतलब आंसर विल बी रिलेटिव, रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव लिंकिंग। यहाँ एड्रेसिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रिलेटिव लिंकिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट मैक्रोस। तो अब इसमें देखिए, ओपन ऑफिस राइटर में तो हम करेंगे नहीं, वर्ड में भी नहीं करेंगे, नोटपैड भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जब आप लिब्रे ऑफिस में आप मैक्रो को एडिट करते हैं तो वो एक अलग से विंडो ओपन करता है जिसको आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
Integrated Development Environment, IDE, right? Next, which of the following best defines information? Unprocessed raw facts such as names, marks and addresses. अब अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स आपका इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ये होगा डेटा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंसाइट्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज द करेक्ट वन। फिर भी हम सी और डी को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स, नो। अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, ये भी नो, क्योंकि देखिए अनरिलेटेड हो या रिलेटेड फैक्ट्स हो, इट विल ऑल कम अंडर डेटा। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स भी डेटा में ही आएगा, क्योंकि जब तक डेटा को हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं बन रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन अ डेटाबेस इंश्योर? अब व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी? देखिए, जब दो टेबल्स की बात हो रही है हमारे पास, लेट्स से एक है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, एक है हमारे पास डीईपीटी टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास फील्ड्स हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, और एक फील्ड है डीएनओ, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। और डीईपीटी टेबल में हमारे पास है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, राइट? जस्ट अ मोमेंट। देखिए हमारे पास ये है, ये दो टेबल्स हैं एम और डीईपीटी। अब इसमें एम टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर हमारे पास क्या है? प्राइमरी की। और डीईपीटी टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है? डीईपीटी एनओ, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। अब इसमें कॉमन फील्ड क्या है? यही डिपार्टमेंट नंबर जो है आपके इस टेबल में, मतलब एम टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज हुआ है, एज अ फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब क्या है? ये एक नॉन की एट्रीब्यूट होता है जो एक दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं किसी और टेबल में। और यही रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बनाता है। मतलब इस टेबल में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिसका डिपार्टमेंट नंबर डीईपीटी टेबल के अंदर नहीं हो। अभी डीईपीटी टेबल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? 10 और 20। अब इस टेबल में ईएमपी टेबल के अंदर मान लो आपको लगता है कि आप कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, लेट्स से नाम उसका है कविता, और आप सोचते हैं कि इसे हम डिपार्टमेंट नंबर दे देते हैं 30। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। एंड द रीज़न इज कि ये 30 नाम का कोई भी रिकॉर्ड, आप 30 डीपीटी नंबर वाला कोई भी रिकॉर्ड आपके डीपीटी टेबल के अंदर नहीं है। तो मतलब ये डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो जो फील्ड, सॉरी, जो रिकॉर्ड या जो डेटा आपके पेरेंट टेबल, ये आपका पेरेंट टेबल हो गया, जो आपके पेरेंट टेबल में नहीं है उसे आप चाइल्ड टेबल में भी नहीं डाल सकते। तो दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी सिर्फ इतना सा ही नहीं है कंसेप्ट। अगर मान लो हम हमें उन सारे रिकॉर्ड्स, मान लो हम यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, इस रिकॉर्ड को मान लो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो अब एम ईएमपी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स में आपका डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम उसको डिलीट कर रहे हैं तो उसका असर हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, या फिर हम यहाँ कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भी हमें उसका असर देखने को मिलेगा। सो ये होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं? ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा जो टेबल है, हमारा जो डेटाबेस है, वो हमेशा एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो, कोई भी डेटा उसमें गलत नहीं हो जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है
कि हम हर मैनुअली हर एक एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट चेंज करें या उन सारे एम्प्लॉयज़ को हम डिलीट करें जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन की बात जब भी आती है उसमें एरर्स होंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्लेज अ मेजर रोल, और वो फॉरेन की से ही पॉसिबल होता है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लेट्स स्टार्ट विथ ए। ऑल प्राइमरी कीज आर यूनिक अक्रॉस द डेटाबेस। No. All records in a table must have a value in every column. No. Every foreign key value must match a primary key in the reference table, or B null. मुझे तो सी ही करेक्ट लग रहा है। और फोर्थ वाला है डेटा कैन बी फ्रीली डिलीटेड फ्रॉम एनी टेबल विदाउट कंस्ट्रेंट्स, ये भी नो। जो इसमें जब भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात आती है, ऑलवेज लुक फॉर दिस कीवर्ड, दैट इज फॉरेन की। लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज? अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। फॉरगेट टू ब्लिंक। ब्लिंक, वी कैनॉट अफोर्ड टू फॉरगेट टू ब्लिंक, क्योंकि अगर हम ब्लिंक नहीं करेंगे तो उससे ड्राई आइज की समस्या और बढ़ेगी। यहाँ पर बात हो रही है कि ड्राई आइज की समस्या को सॉल्व कैसे करना है, मतलब व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई, व्हाट शुड यू डू इन केस यू हैव ड्राई आइज? रेस्ट आइज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइजेस, ये करेक्ट है। डू एक्सरसाइज, ब्लिंक द आइज। तो ब्लिंकिंग द आइज तो हम करते ही हैं, दैट्स एन इनवॉलेंटरी एक्शन, लेकिन उसके अलावा द बेस्ट ऑप्शन इज, अब देखिए ये ब्लिंकिंग द आइज भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। अब सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल्स सेट्स अ रिलेशन बिटवीन द टू और मोर टेबल्स? तो रिलेशन की बात आ गई, तो ए रिलेशनल डेटा मॉडल इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आज आपको दो चीज़ें बताई, दैट इज़ एक तो हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और दूसरा है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो जैसे जैसे आपके कंसेप्ट्स इसमें आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक तो डिस्कस कर ही चुके हैं। एमसीक्यू सेक्शन में बस लास्ट हमारा क्वेश्चन 5 बचा हुआ है, जो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हम बस ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं। सो सी मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।